हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिविजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भाग 20 संविधान में संशोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी, व्यापम, सीजीपीएससी या फिर रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे संविधान संशोधन से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन है उनके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो चुका रहेगा, ताकि आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो भी आप बता पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना ये है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके पास जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे उसे सॉल्व करना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देते रहती हूँ, तो आप चैनल पर जुड़कर भी वहाँ भी एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम अभी भाग 20 पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कौन से भाग में है? तो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। देखिए भाग 20 में अनुच्छेद 368 सिर्फ एक ही आर्टिकल है, 368, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। देखिए ये जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है ना ही अत्यंत कठोर है, ना ही अत्यंत लचीली है, ठीक है। मतलब एकदम आसानी से भी संशोधन नहीं हो सकता, ना ही एकदम कठिन है कि इसमें संशोधन ना हो सके, ठीक है। ना ही ये अमेरिका के संविधान के जैसा कठोर है, ना ही ये इंग्लैंड के संविधान संशोधन के जैसा लचीला है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। और आपसे यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि स्रोत कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका स्रोत क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका। मैंने इसको विदेशी स्रोत वाले लेक्चर में भी अच्छे से बताया था, जहाँ आप ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सारे विदेशी स्रोतों को याद रख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वह न तो अत्यंत कठोर है, न अत्यंत लचीली, इसलिए क्योंकि इसमें 3 तरीके से संशोधन संभव है। भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधन संभव है। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा। देखिए साधारण बहुमत मतलब होता है 50% +1 किसी भी सदन का, है ना, दोनों सदनों में। जैसा भी मैं आगे इस प्रक्रिया को बताऊंगी क्या होता है साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। एक तो हो गया साधारण बहुमत के द्वारा, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये अत्यंत लचीली है, साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जा रहा है, ठीक है। एक है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ जो राज्य है, राज्य के विधान मंडलों से, यानी आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है, आधे आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। तो मैं कह सकती हूँ कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कठोर भी है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं है। संशोधन हो रहा है, इसलिए ना ही अत्यधिक कठोर है, ना ही अत्यंत लचीली है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, कैसे हो सकता है साधारण बहुमत से संशोधन? तो देखिए अगर संविधान में संशोधन करना है तो सबसे पहले तो कौन करेगा? संसद ही कर सकती है। संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, आपको याद रखना है, ठीक है। संसद कर सकती है। अब साधारण बहुमत से अगर संशोधन करना है तो दोनों सदनों, 2 सदन कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो दोनों सदनों में पृथक पृथक, मतलब लोकसभा में भी अलग से और राज्यसभा में भी अलग से साधारण बहुमत के द्वारा, यानी 50% +1, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और ये साधारण बहुमत क्या होगा? उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का, कुल सदस्यों का नहीं। जितने भी उपस्थित हैं, मतदान कर रहे हैं, उनका 50% +1 वोट चाहिए। फिर साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा? यह पारित हो जाएगा। जब दोनों सदनों से अलग अलग साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो यह राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जैसे ही राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है, हस्ताक्षर करता है, तो संविधान में उक्त संशोधन हो जाता है, ठीक है। साधारण बहुमत वाला आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साधारण बहुमत से संविधान के किस किस भाग में संशोधन कर सकते हैं? तो भाग 1, भाग 2, ठीक है।
भाग 1 में क्या था, राज्य, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था ना, तो इसमें कर सकते हैं किसी भी राज्य का निर्माण करना, सीमा में प्रवेश करना, किसी भी राज्य के नाम में अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। भाग 2 में क्या था, नागरिकता, तो नागरिकता के लिए भी साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा क्या, देखिए राज्यों में, सभी राज्यों में तो नहीं है, लेकिन किन्हीं किन्हीं राज्यों में, लगभग 7 राज्य हैं, उसमें कितने विधान मंडल है, मतलब विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, तो विधान परिषद का गठन, विधानसभा तो सभी राज्यों में है, विधान परिषद 7 राज्यों में है ना। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कैसे होगा और उसकी समाप्ति कैसे होगी, तो संसद क्या करेगी, वहाँ के लिए साधारण बहुमत से पारित करेगी। ठीक है, उस राज्य के लिए क्या करेगी, साधारण बहुमत से पारित करेगी। ठीक है, वैसे ही अनुसूचित जातियों और जो उसके क्षेत्र है उससे संबंधित जो भी व्यवस्था है वह भी साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकती है। तो आपको इतने फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं। आगे देखते हैं विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, संसद का जो विशेष बहुमत है ना, उसके द्वारा क्या क्या कैसे संशोधन होगा, तो यहाँ भी दोनों सदनों में पृथक पृथक, ठीक है, जो सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों में अलग अलग कैसे पास होगा, 2/3 बहुमत से। किनके 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वाले। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में पृथक पृथक है ना कि ज्वाइंट सेशन। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में पृथक पृथक रूप से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जो भी उस सदन है ना, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, के कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए लोकसभा में क्या है, 500 सदस्य है। ठीक है, तो इसका बहुमत क्या होगा, 50% + 1। ठीक है, 50% + 1 है ना, बहुमत होगा, यानी 250 + 1 यानी 251 चाहिए, तभी तो बहुमत होगा ना। आधे से एक ज़्यादा, तो 500 का आधे से ज़्यादा क्या होगा, 251। ठीक है, अब मान लो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए मान लो, तो ये तभी पारित होगा जब इसका वैल्यू कितना होगा, 251 या इससे अधिक होगा। ये एग्जाम्पल है ना, इसलिए आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो संसद के विशेष बहुमत से संशोधन कैसे होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, ठीक है, पृथक पृथक, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और उस सदन का जो भी 2/3 बहुमत हो रहा है ना, वो उस सदन के कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्य का, चाहे वो आए हो या ना आए हो। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ जाएगा, फिर से राष्ट्रपति के पास जाएगा अनुमति के लिए, हस्ताक्षर के लिए, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। उसके बाद विशेष बहुमत से जो भी संबंधित टॉपिक है उस पर संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो इस विशेष बहुमत से संशोधन किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है, तो आपके मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, तथा संविधान की कुछ अन्य व्यवस्था है जिसमें विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। आपको मोस्टली याद रखना है, मौलिक अधिकार में विशेष बहुमत से चाहिए, और नीति निर्देशक तत्वों में अगर संशोधन करना है तो भी। ठीक है, तो भाग 1 और 2 में साधारण से हो रहा है, 3 और 4 में विशेष से हो रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से। ठीक है, मैंने कहा संसद का विशेष बहुमत चाहिए प्लस आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, तो इसके लिए भी सेम वैसी है जैसे विशेष बहुमत का जो पूरा प्रक्रिया है उसे होने के बाद। ठीक है, विशेष बहुमत की जो मैंने प्रक्रिया बताई ना यहाँ पे, ये पूरी होने के बाद कहाँ जाएगा, वो राज्य के विधानमंडलों में जाएगा, और कम से कम आधे राज्य या अधिक राज्य क्या करेंगे, उस पर अपनी सहमति दे देंगे, समर्थन दे देंगे, वहाँ के विधान सभा से भी पारित हो जाएगा, तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में।
मतलब विशेष बहुमत के लिए जो क्राइटेरिया है, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, जो कि कुल जो भी सदन का कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए, आधे से अधिक होना चाहिए, है ना। प्लस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। जो भी विशेष बहुमत के लिए जितनी प्रक्रिया थी वो होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्य के विधानमंडल में जाएगा। और वहाँ के विधानमंडल से, विधानमंडल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी किसी राज्यों में विधान परिषद भी है, ठीक है। जहाँ विधानसभा है वो तो विधानसभा से पारित होगा, पर जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वहाँ दोनों से पास होगा। उसके बाद जैसे आधे राज्य जब इस पर अपनी सहमति दे देंगे, ठीक है, तो ये संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। जैसे जीएसटी था, ठीक है, जीएसटी के लिए भी इसी तरह के संविधान संशोधन हुआ था। कर का ढांचा बदला गया उसके तहत, है ना। आगे हम संविधान संशोधन का जो टॉपिक, कौन कौन से संविधान संशोधन हो उसमें इसको मैं डील करूंगी, ठीक है। तो विशेष प्लस आधे राज्य की जो सहमति है वो जीएसटी के लिए थी। जीएसटी का हमने जीएसटी कई बार पढ़ा है एग्जाम के लिए, तो आपको इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जीएसटी को स्वीकृति देने वाला राज्य कौन सा था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का देखिए, विशेष प्लस आधे राज्य के विधानमंडल से जो संशोधन होता है ना, विशेष प्लस आधे राज्य वाला, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते, कौन कौन सा क्राइटेरिया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और निर्वाचन की जो रीति है, ठीक है, दोनों विशेष प्लस आधे राज्य की सहमति से, क्योंकि राष्ट्रपति को कौन चुन रहा है, विधानसभा के सदस्य भी चुन रहे हैं ना, निर्वाचित, इसलिए सिर्फ केंद्र ही उसमें संशोधन नहीं कर सकता, राज्यों की भी सहमति आवश्यक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन की रीति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। संघ हो या राज्य, दोनों की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है तो भी संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, संघ के उच्च न्यायालय क्षेत्र है या न्यायपालिका से संबंधित अगर कोई भी संशोधन करना है, ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित संशोधन करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, विशेष प्लस आधे राज्य की सहमति चाहिए। संघ तथा राज्यों में विधायी संबंध है, जो भाग 11 में दिया है, उसमें अगर संशोधन करना है तो भी, ठीक है। 7वीं अनुसूची में अगर कोई भी सूची हो उसमें संशोधन करना है तो, और अगर संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें अगर संशोधन करना है तो भी, ठीक है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिसपे अगर संविधान में आपको संशोधन करना है तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ और फैक्ट बताना चाहती हूँ। जैसे 24वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि अगर कोई भी संविधान संशोधन का जो विधेयक आया है संसद के दोनों सदनों से पारित हो जा रहा है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है, उसकी अनुमति के लिए जाता है, हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। ऐसा 24वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा कर दिया गया कि राष्ट्रपति उसके बाद दोनों सदनों से अगर पारित हो गया है तो अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। वो मना नहीं कर सकता अनुमति देने से, वह बाध्य है, वो अनुमति देगा ही, ठीक है। ये 24वें संविधान संशोधन से। फिर आपको यही मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। एक वाद हो रहा था मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो उसके ऊपर बहुत वाद चले हैं। जैसे शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद, ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद। इसमें क्या होता है, ये 1952 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सर्वसम्मति से क्या किया था, निर्णय लिया था और इस बात को स्वीकार किया था कि संसद जो है मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आया, ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ठीक है। ये 11 सदस्यीय पीठ थी, 11 सदस्य थे, इसमें 6-5 के बहुमत से निर्णय हुआ, ठीक है। 6 लोग पक्ष में, 5 लोग विपक्ष में वोट दिए। इसमें
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में जो निर्णय दिया था उसको अस्वीकार कर दिया। पूर्व में क्या निर्णय दिया था कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, उसमें मूल अधिकार भी शामिल है, ठीक है। लेकिन इसमें उसको पलट दिया, अपने जो निर्णय है उसको अस्वीकार कर दिया और बोला कि संसद जो है संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में संशोधन मतलब किसी उपबंध को इस तरह से संशोधित नहीं कर सकती जिससे कि मूल अधिकार छीन जाए या सीमित हो जाए। मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे मूल अधिकार सीमित हो जाए, छीन जाए, ठीक है। कौन बोलता है ये? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ठीक है, 1967। ये सब वाद भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें कहा गया कि संसद को संविधान के किसी भी, मैं अभी मौलिक अधिकार के बारे में बता रही हूँ, मौलिक अधिकार में क्या क्या वाद चला। तो एक आपको शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद याद रखना है, दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद याद रखना है, और उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को, चाहे उसमें मूल अधिकार भी क्यों न शामिल हो, ठीक है, मूल अधिकार भी आते हो, संशोधन करने का अधिकार होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। जैसे ही वो वाद आए, है ना, गोलकनाथ वाद आया, ये आपका शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, है ना, तो इसके बाद संसद ने क्या किया? संविधान में संशोधन कर दिया, 24वां संशोधन किया। और इसमें यह कहा कि संसद को अधिकार है, वो मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और अगर एक बार दोनों सदनों से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को अनुमति देना ही होगा, अनुमति देने के लिए वो बाध्य है, ठीक है। 24 के बाद तुरंत 25वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया? मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई। मतलब मूल अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों के नीचे रखा गया, नीति निर्देशक तत्वों को उच्च स्थिति प्रदान की गई, ठीक है। जो मूल अधिकार है उससे भी ऊपर कौन है? नीति निर्देशक तत्व है। ऐसा 25वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा अभी तक का जितना भी सदस्य पीठ बैठे ना उसमें सबसे बड़ी थी। 13 सदस्य थे, इसमें 7-6 के बहुमत से निर्णय हुआ था, मतलब 7 लोग पक्ष में 6 लोग विपक्ष में, ठीक है, 7-6 के बहुमत से निर्णय हुआ। और इसमें जो भी संविधान में 24वां और 25वां संशोधन हुआ था उसको चुनौती दी गई, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 24वें और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, ठीक है। और कहा गया 24वें संविधान संशोधन का जो वैधता था उसको स्वीकार किया गया और 25वां का कुछ प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको बताती हूँ कि केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य है उसमें कहा गया कि संसद जो है मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी व्यवस्था में संशोधन कर सकती है, सीमित संशोधन कर सकती है, ठीक है। 24 को माना कि संविधान में संशोधन तो कर सकती, कौन? संसद मूल अधिकार में भी कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को ना तो नष्ट कर सकती है ना उसे बदल सकती है। इस वाद में ये कहा गया कि ठीक है, संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, किसी भी भाग में कर सकती है, मौलिक अधिकार में भी कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का जो मूल ढांचा है ना, मूल ढांचा मतलब जिस तरह से संविधान बनाया गया है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदल सकती, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है वहाँ से मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और संसद को मूल अधिकार में भी संशोधन करने का अधिकार मिला, लेकिन मूल ढांचे में वो परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। मिनर्वा मिल्स विवाद 1980, इसमें भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब इसमें भी दोहराया गया, सेम जैसे केशवानंद भारती विवाद था ना वैसे ही सेम उसमें जो हुआ वो इसमें दोहराया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो टोटल 104 हो चुके हैं
उसमें से हम महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको एक्सप्लेन करने की। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला संविधान संशोधन संविधान बनने के बाद ही हो गया था लगभग, है ना। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसमें राज्यों का पुनर्गठन, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, ये भाषाई आधार पर बने थे, तो हम इसको अलग से लेक्चर में डील करेंगे, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और अब तक जितने राज्यों का गठन हुआ है उनका पूरा क्रम। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। इसके तहत दादर और नागर हवेली को भारत संघ में पुर्तगालियों से छीनकर शामिल किया गया। ठीक है, 10वें में दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वें में क्या किया गया? गोवा दमन दीव, ठीक है, गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में विलय किया गया। इसको भी कहाँ से छीना गया? पुर्तगालियों से। ठीक है, अभी गोवा को शामिल किया गया है, राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, 13वें से नागालैंड को, ये बहुत बार पूछता है, मैच द फॉलोइंग में गोवा का दे देगा, नागालैंड का देगा, असम का, ठीक है, सिक्किम का। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। 13वां में नागालैंड। ठीक है, 14वें संविधान संशोधन से पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया 14 में। 21वां संविधान संशोधन, हम तो इसको कई बार पढ़ चुके हैं अभी लेक्चर पढ़ते पढ़ते, है ना। तो 21वां संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में भी मैंने ये बताया था, राजभाषा वाले में। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा शामिल की गई। ठीक है, 24 जो अमेंडमेंट है उसको तो मैंने अभी अच्छे से डिटेल में बता दिया है। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार मिला, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 24 के बाद मैंने 25 भी बताया था, उसको भी आप वहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, 35वां में क्या हुआ था? सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, 35 में सह राज्य का मिला और 36 में ये पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, कौन? सिक्किम। तो आपको 35 36 दोनों सिक्किम के लिए याद रखना है। सिक्किम में जो भारतीय संघ, जो 35 में क्या हुआ? सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, और 36वें संविधान संशोधन से भारतीय संघ में वो 22वें राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या हुआ था? ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछे कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इसकी सिफारिश स्वर्णसिंह समिति द्वारा की गई। ठीक है, इसको हमने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सारे लेक्चर में इसको अच्छे से डील किया है। यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सिफारिश किसने किया? स्वर्णसिंह समिति ने। और ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन से भाग में? तो भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में पढ़े थे ना हमने। ठीक है, तो क्या क्या जोड़ा गया? प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, इससे पहले तक राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है,
संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया। मतलब जो भी संसद संशोधन करेगी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा किस में कहा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया। ठीक है, देखिए जितने भी जोड़ने वाले काम थे वो आपके 42वें संविधान संशोधन में हुए हैं, वैसे ही जितने हटाने वाले काम थे आपके 44वें संविधान संशोधन में हुए। इसलिए आप कंफ्यूज न होना, जोड़ने वाला अगर आता है तो लगभग 42वें में है और हटाने वाला आता है तो 44वें में है। ठीक है, और इसको आप याद रख सकते हैं कि 1978 में हुआ है, 4 4 8 होता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। और वहाँ आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 4 और 2 6 होता है, इसलिए 76। ठीक है, लास्ट में 6 और 4 4 8 मतलब लास्ट में 8 है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे मैंने भी अच्छे से मौलिक अधिकार वाले लेक्चर में डील किया है, इसलिए मैं यहाँ और अच्छे से नहीं बताऊंगी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कहाँ चला गया? मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार बन गया। 300 क में है ये। ठीक है, और भाग 12 में है। मैंने इसे वित्त वाला जो पढ़ाया था ना, वित्त आयोग, उसमें भी इसको अच्छे से डील किया है, आप वहाँ जाके लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब जो 42वें से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको पुनः घटाकर 44वें संविधान संशोधन से पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर होती थी उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका मिसयूज़ किया था और मैंने इसको आपातकाल वाले लेक्चर में भी डील किया है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि जो 44वां संविधान संशोधन है उससे आंतरिक अशांति वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया और उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह आधार रखा गया। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह जो मानने के लिए बाध्य था 42वें संविधान संशोधन में, मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। उसे 44वें संविधान संशोधन से थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब अब राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है, उनकी भी अपनी गरिमा है। तो जब राष्ट्रपति को जो मंत्रिमंडल है कोई सलाह देगी तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। लेकिन जब पुनर्विचार के बाद वापस आता है, दूसरी बार राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो उस सलाह को मानने के लिए वह बाध्य है। पहले तो एक ही बार में मानना था, 44वें वाले में क्या किया गया? एक बार पुनर्विचार करने के लिए अवसर दिया गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही पुनर्विचार करके वो दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या है? बाध्य है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आपको याद रखना है ये, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल कानून जोड़ा गया। बार बार एग्जाम में पूछता है दल बदल कानून कौन से अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987 में, इसमें गोवा को राज्य बनाया गया। मैंने 12वें वाले में बताया था ना, गोवा को शामिल किया गया था। राज्य कब बना? 56वां संविधान संशोधन से। ठीक है, अब देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें मतदान की जो आयु है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। तो 61वां आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 65 में क्या था? 65 अमेंडमेंट में 1990 में हुआ था, ST/SC आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, ST/SC आयोग की स्थापना। 69वां में क्या हुआ? दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ और 70 में पांडिचेरी विधानसभा का गठन हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक सिर्फ 2 में था, दिल्ली में और पांडिचेरी में। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा का गठन 69 से और पांडिचेरी का 70 से, और 69 में एक और किया गया, दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992
इसमें आपकी भाषाएं जोड़ी गई। मैंने राजभाषा वाले लेक्चर में भी इसको डील किया है। ट्रिक था नमक, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय जोड़ा गया। ठीक है, नगरीय निकाय जोड़ा गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 1991 की जनगणना के आधार पर जो लोकसभा में और विधानसभा क्षेत्रों का जो परिसीमन होता है उसकी अनुमति थी। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। ठीक है, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 91 संविधान संशोधन 2003 मंत्री परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वह लोकसभा और उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब अगर लोकसभा की जो सदस्य संख्या है जितनी होगी उसकी मैक्सिमम जो जितनी संख्या है ना उसकी 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे ही विधानसभा के लिए भी है, राज्य में जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगर छोटे राज्य हैं जिसमें सदस्यों की संख्या कम है तो वहाँ 12 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, मिनिमम मतलब मैक्सिमम 12 मंत्री हो सकते हैं। 92वें संविधान संशोधन 2003 इसको भी हमने पढ़ा था राजभाषा वाले लेक्चर में। तो इसके तहत क्या जोड़ा गया, MBDS यानी मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, अगर फास्ट हो रहा है वीडियो तो बार बार आप रोक कर रिपीट कर कर देख सकते हैं। 96वें संविधान संशोधन 2011 इसके तहत क्या हुआ, उड़िया भाषा था, पहले नाम इसका उड़िया था, उसका उच्चारण बदल कर अब ओडिया कर दिया गया। ठीक है, ओडिया। ठीक है, अब 99वें संविधान संशोधन 2014 के तहत क्या हुआ, NJAC। जब मैंने न्यायपालिका आपको पढ़ाया था उसमें इसको अच्छे से डील किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। NJAC की गठन किया गया था। NJAC मतलब जो कॉलेजियम प्रणाली से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, कॉलेजियम प्रणाली से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसे बदल कर संविधान संशोधन करके क्या किया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया है ना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्यपालिका का भी हस्तक्षेप था और न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तो इसको आप अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप न्यायपालिका वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या था, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। ठीक है, इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमियों का समझौता हुआ। 112 गांव जो थे हमने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश से 51 गांव हमने लिए। ठीक है, भारत ने 51 गांव लिए और 112 जो गांव थे वो बांग्लादेश को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 इसके तहत GST लागू किया गया। ठीक है, जो कर ढांचा था भारत का उसे बदला गया। ये 122वां विधेयक का क्रम था। ठीक है, 122वां था विधेयक का क्रम और कब से लागू हुआ तो 1 जुलाई 2017 से। बार बार एग्जाम में पूछता है GST कब लागू हुआ तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ये राज्यसभा से 3 अगस्त को पारित हुआ, 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा से 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ। ठीक है, आपको इतने फैक्ट GST से याद रखने हैं। GST किस संविधान संशोधन से लागू हुआ तो 101 GST 2017 में। ठीक है, 122वां विधेयक का क्रम था और संविधान संशोधन कितना था 101। ठीक है जी, और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पारित, 8 अगस्त को 2016 को
लोकसभा से पारित। ठीक है, अब विधेयक का क्रम और संविधान संशोधन अधिनियम का क्रम आपको डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो आते हैं पर पारित नहीं हो पाते, इसलिए वो कानून नहीं बन पाते। विधेयक मतलब एक प्रस्ताव है जो कानून का रूप नहीं लिया है। ठीक है, जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तब वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है ना। तो इसलिए क्रम में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी लेटेस्ट है इसलिए आपको याद रखने ही है। ठीक है, तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, एनसीबीसी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कानूनी निकाय बना दिया गया। ठीक है, ये 123वां विधेयक का क्रम था और इसमें अनुच्छेद 338 में 338 का और 338 ख जोड़ा गया। ठीक है, 338 ए 338 बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, तो आपको इसको भी याद रखना है, अच्छे से याद रखना है भाई। ठीक है, ये सब लेटेस्ट है, 101 से तो याद होने ही चाहिए। 101, 102, 103, 104 लेटेस्ट है, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या हुआ, EWS जो इकोनॉमिक बैकवर्ड वर्ड मतलब होते हैं ना, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 15 और 16 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। हमने पढ़ा है ना मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 और 16 क्या होता है, आप बताइए। जैसे 16 में लोक नियोजन के जो विषय है उस पर क्या है, अवसर की समता है ना, तो सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में, ठीक है, कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण दे मिलेगा। किसने कहा, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 104वां संशोधन अधिनियम 2020, ये 126वां विधेयक का क्रम है, 126वां विधेयक का क्रम है, ये भी याद रखेंगे आप। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन है और ये लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में ST SC का आरक्षण है, जो मैंने अभी यहाँ बताया ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में, सॉरी विधानसभा में। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में। तो लोकसभा और विधानसभा में ST SC का जो आरक्षण था उसको 10 वर्षों से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। कहाँ तक कर दिया गया, 25 जनवरी 2030। डेट याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको ये डेट देखने को मिलेगा। ठीक है, 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। यानी अब जो भी ST SC को आरक्षण मिल रहा था, जैसे SC की सीट थी लोकसभा में 84 और ST की थी 47, यानी अनुसूचित जाति का 84 और अनुसूचित जनजाति का 47। ठीक है, इसे बढ़ाकर कितना, अभी 10 वर्षों के लिए था है ना, इसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। और संविधान में प्रावधान था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन का क्या कर सकता है, मनोनयन कर सकता है। ये आरक्षण अब समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में अब अनुच्छेद 334 में इनके आरक्षण का प्रावधान है, जो मैंने आपको बताया ना, SC की 84 है, ST का 47 है, तो इसके आरक्षण का प्रावधान किस में है, 334 में है। ठीक है, तो आपको ये 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2020 में, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही है। ठीक है, 103 वाला भी याद रखना है और 101 और 102 भी याद रखना है। ठीक है, ये चारों तो लेटेस्ट है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। अगर वीडियो से कोई भी आपको परेशानी हुई या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं सभी के आंसर आपको दे दूँगी।
और अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसका PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।